उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सचिवालय में वर्तमान में भर्तियों के लिए एक विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो विज्ञापन है उसमें कई सारे पद हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के भी पद हैं। आपको बता दें कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है भर्ती के लिए, तो ये रेगुलर वैकेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो वैकेंसीज हैं काफ़ी लंबे समय के बाद आती हैं, 4 साल 5 साल के बाद। जो इसके पहले विज्ञापन जारी हुआ था वो 2015 या 16 में जारी हुआ था। अब जाके जो वैकेंसी आई है 2020 में आई है। 17 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ था, 18 सितंबर से आवेदन किए जा रहे हैं। और अब मैं आपको सारी डिटेलिंग दूंगा इस विज्ञापन के बारे में कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितने पद हैं, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी बातें करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। तो इस विज्ञापन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहें। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हुआ है 18 सितंबर 2020 से, और इसमें आवेदन करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर लगाई गई है। शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर है। हालांकि 13 अक्टूबर तक अगर आप अपनी फीस जमा कर देते हैं तो 16 अक्टूबर तक फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन दिमाग में रखिए कि आप सिर्फ 12 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसी को आप लास्ट डेट मान चलिए कि 12 अक्टूबर तक आपको अपना सारा काम निपटा लेना है। और इस विज्ञापन में सम्मिलित जो अलग अलग पद हैं उसके लिए आपको आवेदन भी अलग अलग करना होगा और हर पद के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क भी दिया जाना है। यानी कि अगर आप जो विज्ञप्ति में कई सारे पद हैं, हर पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस आपको जमा करनी होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, अपीयरिंग है, तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। अपीयरिंग है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब प्री का एग्जाम होगा उसके पहले तक पास आउट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आपको भविष्य की सारी सूचनाएं मिलेंगी और जो मुख्य परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा वगैरह में आप शामिल हो सकेंगे। और नियुक्ति तक जो है ये ईमेल आईडी और मोबाइल प्रासंगिक बने रहेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा उसको बनाए रखिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर डाल के भूल जाते हैं, ईमेल आईडी को भुला बैठते हैं और परिणाम ये होता है कि उनका काफी नुकसान हो जाता है। परीक्षा शुल्क थोड़ा अधिक है और इसे आप जमा करेंगे SBI बैंक कलेक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो कोई भी मतलब बैंक में जाके आप जमा नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ही SBI का जो बैंक कलेक्ट ऑप्शन आता है उसी के माध्यम से आपको भुगतान करना होगा। तो अगर आप जनरल हैं और OBC में आते हैं और EWS में आते हैं तो आपको 1050 रुपए की फीस देनी होगी। तो फीस थोड़ी सी ज्यादा आपको लग सकती है और ज्यादा है भी। अनुसूचित जात के लिए फीस है 800 रुपए और अनुसूचित जनजात के लिए भी फीस जो है 800 रुपए ही है। जो दिव्यांगजन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन 50 रुपए उन्हें जमा करना होगा प्रक्रिया शुल्क के रूप में। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको भी ये जो क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 है, तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आपको अपना जो है मूल जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार फीस जमा करना होगा। और महिला और भूतपूर्व सैनिकों को भी यही जो है लागू रहेगा, ठीक है। यानी कि महिलाओं को भी फीस देनी है और भूतपूर्व सैनिकों को भी फीस देनी होगी कॉलम 1 से 5 के मुताबिक। और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है, सीधी सीधी बात समझिए कि अगर आप आवेदन में गलती कर बैठते हैं और संशोधन करना चाहते हैं तो आपको नया फॉर्म भरना होगा, वो भी लास्ट डेट से पहले। और उसके पहले आपकी सारी प्रक्रिया स्वतः निरस्त हो जाएगी। आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, आपको फिर से फीस जमा करनी होगी और उसके पहले जो आपने फॉर्म और फीस जमा किया है वो रद्द हो जाएगा। किसी भी दशा में आपको जो पहले वाला फीस जो आपने जमा की है उसका समायोजन कहीं पर भी नहीं होगा। रिक्त पदों के बारे में आपको बता दें तो रिक्त पदों की संख्या समीक्षा अधिकारी के लिए मात्र 19 है और इसमें भी जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख लीजिए। जनरल के लिए 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं, अनुसूचित जात के लिए 3 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद है, EWS के लिए 1 पद है। आपको ये भी बता दें कि ये जो वैकेंसी आती है उसमें 50 से अधिक पद तो कभी आए ही नहीं। पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 40 के आसपास पद थे, ठीक है। तो पदों की संख्या इतनी रहती है जब ये वैकेंसी आती है। और देखो दो बातें होती हैं, एक तो फीस ज्यादा होती है,
ऊपर से वैकेंसी कम होती है, तो ये वजह होती है कि इसमें आवेदन भी कम ही होते हैं। अपर निजी सचिव के बारे में बात करें तो पदों की संख्या 23 है, जिसमें रिजर्व होंगे मतलब ओबीसी को मिलेगा 6, अनुसूचित जाति को मिलेगा 5 और 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 10 पद जनरल के लिए हैं। और बाकी के जो पद हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ये जो समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है ये बीकॉम वालों के लिए है, और समीक्षा अधिकारी के लिए तो आप सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हो आप आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हो आप आवेदन कर सकेंगे। कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप ग्रेजुएट हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के लिए क्या करना होता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें ग्रेजुएशन भी चाहिए और शार्ट हैंड भी चाहिए, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिससे आपको स्नातक होना है बस, और अपर निजी सचिव के लिए भारत में स्थापित यानी कि आपको स्नातक भी होना है, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। इसके अलावा CCC की आवश्यकता भी पड़ेगी अपर निजी सचिव के लिए। ध्यान से देख लीजिए एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। वेतन के बारे में बता दें आपको तो समीक्षा अधिकारी का जो वेतन होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 के मुताबिक होगा। अपर निजी सचिव का भी जो है वो यही है, 8 लेवल के अनुसार होगा। और एक बात और भी है कि ग्रेड पे दोनों में अलग अलग होता है। तो ग्रेड पे के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 47,600 से स्टार्टिंग होती है समीक्षा अधिकारी की, 1,51,000 तक ये वेतन जाएगा। और इसमें भी वही है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, मतलब कि दोनों वेतन है, बस ग्रेड पे दोनों में अलग अलग है, दोनों वेतन समान है। और इसके बाद आयु सीमा के बारे में बात कर लें तो जो आपकी उम्र की गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। और नियमानुसार जो छूट अनुमन्य है, लाइक अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, 5 ईयर, ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो उम्र की गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 को की जाएगी। तो अपर निजी सचिव हो या फिर समीक्षा अधिकारी लेखा हो या फिर जो भी हो समीक्षा अधिकारी हो तो मिनिमम जो है 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो इसको 45 कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से 5 साल ऐड कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपनी कैटेगरी के मुताबिक तो जो पूरा विज्ञापन है उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में जो रिक्तियां हैं उनके 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरव्यू भी होता है, हालांकि इंटरव्यू बहुत टफ नहीं होता है, इंटरव्यू नाम मात्र का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू एक ही दिन होता है, लेकिन फिर भी मिला जुला के तो प्री होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से संबंधित सरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक संबंधित अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मतलब उनकी जो अर्हता होगी वो निरस्त कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम दक्षता मानक है, यानी कि पासिंग मार्क इसमें लगाया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है। मतलब इन श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता सूची यानी कि चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार जो अन्य कैटेगरीज हैं उसमें 40% रखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% कंपलसरी है, बाकी के लिए 40% लगाया गया है। तो इससे कम पर आप जो है चयन सूची में सम्मिलित ही नहीं किए जाएंगे, मेरिट में आप नहीं गिने जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगी तो समझ लीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक पेपर होगा और जिसके लिए जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 100 होगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसमें 2 भाग होंगे, एक होगा आपका सामान्य अध्ययन, दूसरा होगा सामान्य हिंदी। 50-50 प्रश्न होंगे दोनों से, 100 प्रश्न और पूर्णांक होगा इसका 100। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको बता दें जो सिलेबस है तो सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन यानी करंट अफेयर्स और रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। हिंदी में बिल्कुल वही है जो यूपीपीएससी की आरओआरओ में होता है। 5 टॉपिक हैं, विलोम, वाक्य और बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची शब्द से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 50 प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए बता देते हैं आपको कि मुख्य परीक्षा भी जो है ऑब्जेक्टिव ही होगी। सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि मुख्य परीक्षा भी इसमें ऑब्जेक्टिव होती है। तो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2 पेपर होंगे इसमें। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 140। जीएस में आपको 140 प्रश्नों को हल करना होगा। पूर्णांक होगा 140, समय मिलेगा 2 घंटे को। और हिंदी का जो पेपर होगा उसमें 60 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा आपको और पूर्णांक 60 होगा। यानी कि कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होगी। 200 प्रश्न आपको हल करने होंगे, 3 घंटे आपको देने होंगे एग्जाम में। सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस सामान्य अध्ययन का क्या होगा, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिलेबस आप देख रहे हो ये मेंस के लिए है, ठीक है, मेंस के लिए। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और बिजनेस यानी कि व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और करंट अफेयर्स और भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान और उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग होगा। ये है आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस। हिंदी में क्या क्या होगा, तो हिंदी में वही है विलोम शब्द, वाक्य और बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष्य और परिशेषण, पर्यायवाची शब्द। 6 टॉपिक होंगे, 60 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बैकग्राउंड में शायद थोड़ा सा नॉइज आपको मिला होगा ड्यू टू बाहर कुछ लोग आ जा रहे थे तो उनकी वजह से। फिलहाल मुझे लगता है कि वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगा और आपको जो है सारी जानकारी मिल गई होगी। आवेदन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी विजिट कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट का नाम है studyvidgyanprakash.com। टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, यानी कि जो नोटिफिकेशन वगैरह है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आईडीज हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम को चेक करता हूं। और जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े रहते हैं, अगर वो लोग सवाल करते हैं तो मैं उनके भी जवाब देता हूं। थोड़ी सी देरी हो किसी कारण से तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।